नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज, वो भी नॉन स्टॉप। पहले देखते हैं इस शो में आज क्या है खास। चुनावी साल में अरविंद केजरीवाल ने चला महिला दांव। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जम्मू कश्मीर में कल पहले फेज की वोटिंग होगी। राहुल गांधी पर थम नहीं रहे बीजेपी के हमले। जूनियर डॉक्टरों की मांग के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस महकमे में किया है बड़ा फेरबदल। इनके अलावा और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर। अरब देश लेबनान में दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट हुआ है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स में सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। करीब 3000 लोग घायल हो चुके हैं। बाजार में धमाके हुए, सड़क पर ब्लास्ट हुआ, दफ्तर से लेकर घरों तक में पेजर्स फट गए। दोपहर का वक्त था जब एक के बाद एक पेजर्स में धमाके होने लगे। एक के बाद एक हुए धमाकों से हड़कंप मच गया। खास बात यह रही कि सभी धमाके हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर्स में हुए हैं। पेजर्स का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। जंग की वजह से हिजबुल्लाह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता है। हिजबुल्लाह ने धमाकों के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। दावा किया गया कि सभी पेजर एक ही वक्त पर फट पड़े। इजरायल ने अब धमाकों को लेकर कुछ नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि इन पेजर्स को कुछ दिन पहले ही लेबनान लाया गया था। ईरान की मेहर एजेंसी के मुताबिक घायलों में लेबनान में इजरायल के राजदूत मोस्तबा अमानी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में 8 लोगों की मौत हो गई है। कैजुअल्टी का आंकड़ा हालांकि बढ़ सकता है। पिछले साल अक्टूबर से ही गाजा को लेकर इजरायल और हिजबुल्लाह आमने सामने हैं। हिजबुल्लाह को ईरान समर्थित चरमपंथी संगठन माना जाता है। हिजबुल्लाह पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बैन लगाया हुआ है। खबर है कि हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के ताजा हमलों ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। इजराइल ने संकेत दिए हैं कि वो अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी फुल स्केल वॉर में शामिल हो गया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दिनों में इजराइल की तरफ से हमलों का दायरा बढ़ सकता है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने इसके संकेत दिए हैं। इजराइल ने अमेरिका को बता दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ अब डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। दरअसल हिजबुल्लाह पिछले कुछ दिनों से लगातार नॉर्थ इजराइल को टारगेट करते हुए रॉकेट और ड्रोन अटैक कर रहा है। हमले के वीडियो भी रिलीज किए जा रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि हिजबुल्लाह के सेंटर्स पर इजराइल के अटैक भी बढ़े हैं। रिपोर्ट ये भी है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू हिजबुल्लाह पर बहुत बड़े हमले के लिए सपोर्ट जुटा रहे हैं। इसलिए वो गैलेंट की जगह गिदोन सार को डिफेंस मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इजरायली सेना ने 21 अगस्त को राफा में हमास की आखिरी बटालियन को हारा हुआ घोषित कर दिया था। उसका फोकस फिर हिजबुल्लाह पर शिफ्ट हुआ, लेकिन 25 अगस्त को हिजबुल्लाह ने 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे, जिसके बाद इजराइल ने बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। इससे पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनातनी तब दिखी थी जब हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को लेबनान की राजधानी बेरूत में मार दिया गया था। यमन के हूती विद्रोहियों ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का वीडियो जारी किया। दावा ये किया जा रहा है कि इसी मिसाइल से उन्होंने इजराइल पर अटैक किया। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल का नाम पैलेस्टीन 2 है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी आवाज की स्पीड से 16 गुना ज्यादा। इसकी रेंज 2150 किलोमीटर बताई जा रही है। इससे सऊदी अरब, अमेरिका के 3 वॉरशिप्स और इजरायली डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया था और जाफा में जाकर गिरी थी। लेकिन सवाल है कि हूती विद्रोहियों के पास ये मिसाइल आई कैसे। जवाब में ईरान का रिएक्शन आया, कहा कि ये मिसाइल हमने तो नहीं दी। इस बीच हूती विद्रोहियों के हथियारों के जखीरे में बड़ा इजाफा हुआ है। जानकारी के मुताबिक अब हूती विद्रोहियों के पास एडवांस ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ ही एंटी शिप आर्म्स भी हैं, जिनकी मदद से वो लाल सागर में जहाजों को कब्जे में लेकर नष्ट करते आए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स में यमन के हूती अधिकारी की तरफ से कहा गया कि इजराइल पर हमला करने के बाद से अमेरिका एक्टिव हुआ। अमेरिका का कहना है कि हमले रोके जाएंगे तो सना की हूती सरकार को मान्यता देंगे। हालांकि अमेरिका ने हूती विद्रोहियों के इस दावे को खारिज कर दिया। इजराइल पर हमला करने के साथ ही हूती विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, खास करके उन जहाजों को जो इजराइल से जुड़े हुए हैं। रूस यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिकी मीडिया ने चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 10 लाख कैजुअल्टीज हो चुकी हैं। ये रिपोर्ट तब सामने आ रही है जब रूस लगातार ये कह रहा है कि यूक्रेन को जंग में हर रोज करीब 2000 सैनिकों का नुकसान हो रहा है।
वहीं यूक्रेन ये दावा करता है कि रूस के करीब 6 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के मुताबिक इस बार यूक्रेन को कुर्स्क में ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि वहां से पीछे जाने वाले रास्तों पर एरियल अटैक किए गए। दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि भले ही जंग तीसरे साल की तरफ बढ़ रही हो, लेकिन अब भी दोनों तरफ से नुकसान के सटीक आंकड़े सामने नहीं आ रहे। रिपोर्ट में कहा गया कि जंग में यूक्रेन के 80,000 सैनिक मारे जा चुके हैं, 4 लाख घायल हैं। वहीं रूस के 2 लाख सैनिकों की मौत का दावा है, जबकि घायलों की संख्या 4 लाख की बताई जा रही है। मिलिट्री कैजुअलिटी के अलावा यूक्रेन के लिए एक और चिंता की बात है। रिपोर्ट कहती है कि जंग के बीच यूक्रेन में बर्थ रेट में गिरावट आई है। 3 मौत पर एक जिंदगी का जन्म हो रहा है। वहीं रूस लगातार अपनी सेना बढ़ाने पर जोर दे रहा है। पुतिन ने जैसे ही नए सैनिकों की भर्ती वाला ऑर्डर दिया तो रूस की सेना भारत की आर्म्ड फोर्सेस से बड़ी दिखने लगी। इस वॉर में रूस ने भले ही अपने सैनिकों को खोया हो, लेकिन कहा जाता है कि रूस ने यूक्रेन के 20% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। साउथ अमेरिकी देश पेरू और ब्राजील में जंगल की आग ने कहर बरपाया। पेरू में आग की वजह से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम में बदलाव की वजह से धरती के कई हिस्सों में जंगल की आग की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अब पेरू में फॉरेस्ट फायर का दायरा बढ़ा तो 3000 से ज्यादा हेक्टेयर का इलाका जलकर खाक हो गया। प्रधानमंत्री गुस्ताव ने कहा कि देश की 24 में से 22 इलाके भीषण आग की मार झेल रहे हैं। सिविल डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक आग लगने की वजह से जान माल का नुकसान हुआ। दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 98 लोग आग में झुलस गए। कईयों को गंभीर चोटें भी आई। आग को बुझाने की कोशिश जारी है। फायर फाइटर्स दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। आग के चलते हजारों लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। इधर ब्राजील में भी जंगल की आग का तांडव दिखाई दिया। ब्रासीलिया के नेशनल पार्क को अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से 5000 एकड़ का इलाका जलकर खाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि देश में पानी के संकट से इस आपदा को और बढ़ा दिया है। पुर्तगाल में भी जंगल की आग ने तबाही मचाई है। यहाँ आग ने 2 लोगों की जान ले ली। 1200 से ज्यादा फायर फाइटर एक्टिव हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में पिछले कई घंटों से जमीन आग उगल रही है। पूरे इलाके में लोगों में दहशत है, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। धधकती ज्वाला की ये तस्वीरें ह्यूस्टन के बाहरी इलाके की हैं। असल में ये आग गैस पाइपलाइन से निकल रही है, जो अचानक से फट पड़ी। पहले किसी आतंकी साजिश का शक जताया गया। तफ्तीश में पता चला कि किसी कार के गुजरने से पाइपलाइन का वॉल्व फट गया था, जिसकी वजह से आग लग गई। आनन फानन में इलाके को खाली करवाया गया। क्रेन के जरिए पानी की बौछार से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास नाकाम रहा। पाइपलाइन में गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। बावजूद हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन में इतनी गैस मौजूद है, जिसे खत्म होने में 2 दिन और लगेंगे। अमेरिका की सबसे लंबी पाइपलाइन टेक्सास से गुजरती है। इस पाइपलाइन का नाम कॉलोनियल पाइपलाइन है और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 9000 किलोमीटर लंबी है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी और कोर्ट ने कहा है कि तब तक अगर कोई कार्रवाई करनी भी है तो कोर्ट की परमिशन लेकर ही की जाए। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया गया था कि बीजेपी वाले राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बिना किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोक कर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। डिफरेंट नेता, पॉलिटिशियंस जो भी मीटिंग्स में या वैसे स्टेटमेंट देते रहते हैं टीवी पे, वो सब सारा हम लोगों ने रेफरेंस दिया। तो सारा कंसीडर करते हुए कोर्ट ने आज बोला है कि कोई भी डोमिनेशन नहीं होगा बगैर कोर्ट की परमिशन के। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसके बाद देश भर में होने वाली बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश बनाने की बात भी कही है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राजनीति भी खूब हुई। अखिलेश यादव ने पूछा क्या इसका भी नाम बदल देंगे? बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाए। ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये दबाने का, लोगों को बर्बाद करने का और पूरी तरीके से लोगों को, अपने विपक्षियों को विशेष रूप से चुन चुन के
ऊपर कार्रवाई करने का तरीका अपनाया था। विपक्ष के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। साल 2022 में यूपी सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बुलडोजर एक्शन के जरिए 67,000 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन को भूमाफिया के चंगुल से मुक्त कराया गया। सीजीआई के घर गणेश पूजा में शामिल होने को लेकर विवाद पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। मोदी ने कहा, पूजा में शामिल होने पर कांग्रेस को क्या परेशानी हो गई। अपने 74वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ओडिशा में थे। कुछ दिन पहले वो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति पूजा में शामिल हुए थे। इसका वीडियो भी जारी हुआ था। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया, तब प्रधानमंत्री चुप रहे, लेकिन अब कांग्रेस पर तीखा हमला किया। सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। जिस तरह कैमरे लगा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसकी पब्लिसिटी की है ना, हमें उस पर आपत्ति है। पूजा पाठ निजता का कार्यक्रम है। गणपति पूजा विवाद से पहले मोदी ने सुभद्रा योजना भी लॉन्च की। ओडिशा सरकार 21 से 60 साल की महिलाओं को 5 साल में 50,000 रुपए देगी। इसके अलावा रेलवे और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट समेत 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। मोदी का एक वीडियो खूब सर्कुलेट हुआ। वो भुवनेश्वर में एक पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर पहुंचे, वहां खीर खाई। मैं जन्मदिन पर हमेशा माँ के आशीर्वाद लेने जाता था और माँ मेरे मुंह में गुड़ खिलाती थी, लेकिन माँ तो नहीं है। आज एक आदिवासी माँ ने खीर खिलाकर मुझे जन्मदिन का आशीर्वाद दिया। अपने जन्मदिन पर मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 ऐप भी लॉन्च किया। इसके साथ साथ आवास योजना और शहरी योजना 2.0 का ऑपरेशन गाइडलाइंस भी सामने रखा। राहुल गांधी पर थम नहीं रहे बीजेपी के हमले। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिन्ना से की तुलना, तो यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने बताया नंबर 1 आतंकी। इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। जिस तरह से जिन्ना ने देश को धर्म के नाम पर बांटा था, राहुल गांधी जी आज के जिन्ना के रूप में काम कर रहे देश को बांटने की सोच रखते हैं। केंद्र में अपनी सरकार के 100 दिन मना रही बीजेपी की तरफ से विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ हमले की ये नई खेप है। तो मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी खोल रहे हैं, लेकिन गुजरात जाना जाता है गांधी जी की वजह से। और मोदी जी छिपा नहीं है आपके पार्टी के लोग गांधी के पुजारी नहीं है, गोडसे के पुजारी। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की इस तीखी बयानबाजी को अब कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है। राहुल के अपमान के खिलाफ कल बीजेपी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस का हल्ला बोल होगा। राहुल गांधी पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं की टिप्पणियों पर घमासान अब भी जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। खड़गे ने सबसे पहले पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। इसके बाद बीजेपी नेताओं को टारगेट पर लिया। कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। ऐसे बयानों पर अंकुश लगाएं। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। खड़गे के लेटर पर नया युद्ध छिड़ गया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू सामने आए। एक बार फिर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर उन्होंने विवादित बयान दे दिया। खड़गे साहब, आप हमें बोलने की बजाय अपने लीडर पप्पू को समझाएं। हमारे प्रधानमंत्री जी को जब बोलते हैं उस टाइम आप कहाँ होते हैं? भूल जाते हैं रवनीत बिट्टू के आतंकवादी की ही वजह से उनकी दादी हो या उनके फादर हो वो शहीद हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करती है, वो ऐसे सोच को एंडोर्स कर रहे हैं। राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका में थे। तब आरक्षण, सिखों की कथित असुरक्षा समेत दूसरे मुद्दों पर उनके बयान के बाद भारत में राजनीतिक बवाल शुरू हुआ था।
चुनावी साल में अरविंद केजरीवाल ने चला महिला दांव, अपनी जगह आतिशी को बनाया सीएम। दिल्ली में 5 महीने में होने हैं चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने अपनी कुर्सी अपनी भरोसेमंद मंत्री आतिशी को सौंप दी है। नया सीएम चुनने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक में खुद केजरीवाल ने ही आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उप राज्यपाल जी को सूचित किया है। आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। पिछले साल 9 मार्च को आतिशी दिल्ली की मंत्री बनी थी। अब करीब 18 महीने वो सीएम बनने जा रही हैं। आतिशी 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र बनाने वाली कमेटी में भी थी। 2015 से 2018 तक मनीष सिसोदिया की एडवाइजर रही। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का नाम दिल्ली के सीएम पद की रेस में था, लेकिन बाजी आतिशी के नाम रही, क्योंकि वो केजरीवाल सिसोदिया की करीबी और सबसे भरोसेमंद महिला नेता हैं। केजरीवाल सिसोदिया के जेल में रहते पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा। स्वाति मालीवाल केस के बाद महिला को सीएम बनाकर पार्टी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी। दिल्ली में चंद महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को आगे कर बड़ा दांव चला है। आप पर बीजेपी का अटैक, कहा केजरीवाल ने बनाया डमी सीएम। स्वाति मालीवाल ने कहा आतंकी अफजल गुरु के लिए आतिशी के परिवार ने लड़ी थी कानूनी लड़ाई। केजरीवाल के महिला दांव को बेअसर करने के लिए बीजेपी ने आतिशी पर डायरेक्ट अटैक किया। बीजेपी नेताओं ने आतिशी को डमी सीएम बताया तो कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने आतिशी के परिवार पर सवाल उठाए। नाम कुछ और था, लेकिन मनीष का दबाव काम आया और आतिशी मार्लेना को मुख्यमंत्री बनाया गया। चेहरा कोई भी आ जाए, इनका कैरेक्टर भ्रष्टाचारी ड्रामा है, नौटंकी से। एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, जिसके परिवार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को माफी दिलवाने के लिए पिटीशन दायर की थी। कभी आम आदमी पार्टी का महिला चेहरा रही स्वाति मालीवाल ने भी आतिशी के परिवार को निशाना बनाया। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ी कांग्रेस ने आतिशी पर सवाल उठाए। आपने तो आते ही कह दिया कि ये केवल खड़ाऊ हैं, कि जब मैं वापस आ जाऊंगा मैं फिर से बन जाऊंगा। तो जब खुद ही आप कह रहे हो डमी है, तो हम और बीजेपी या कोई और डमी कहे तो क्या गलत बात? आतिशी से पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। बिहार के गया में बाढ़ के चपेट में आए कई गांव, सड़क बहने से संपर्क टूटा, खेतों में भी बहरा पानी, आम जनजीवन प्रभावित। तस्वीरें बोधगया में बहने वाली मुहानी नदी की है, जहां हर घंटे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। मंजर ऐसा है मानो सितंबर में यहाँ सुनामी आ गई। खेतों में पानी भर गया, जिससे अन्नदाताओं की चिंता बढ़ गई। सड़क बह गई, जिसकी वजह से संपर्क टूट गया और कई ग्रामीण फंसे हुए हैं। ये वही बतसपुर गांव है जहां अगस्त में भी भारी तबाही हुई थी और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। बीते 24 से 48 घंटे में आसमानी आफत का सितम कहर बनकर बरसा है। डीएम ने यहां राहत बचाव के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्राइमरी स्कूल में कैंप बनाकर पीड़ितों के रहने और खाने की व्यवस्था करने के लिए भी प्रशासन ने आदेश दिए हैं। सोमवार शाम से पानी का बहाव और तेज हो गया, जिससे गांव में पानी घुसने लगा। मौसम विभाग की माने तो झारखंड सहित बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं, जिससे हालात और खराब हो सकते हैं। 24 घंटे 24 रिपोर्टों में आप देख लेते हैं बारिश और बाढ़ के हाहाकार से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। बिहार के आरा में गंगा के तेज बहाव से कटाव, कई लोगों के घर पानी में बह गए, जिससे नदी किनारे रह रहे लोगों को घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। 2 दिन में 5 से ज्यादा घर गंगा के पानी में बह गए हैं। बिहार के गया में बाढ़ से हालात खराब हैं। कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। तेज बहाव से बतसपुर से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क भी बह गई। पटना में गंगा खतरे के निशान के पार, नदी किनारे बसे इलाकों में भरा पानी, बाढ़ के खतरे से पलायन कर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 25 घंटे से लगातार बारिश, ओबरा डैम के 5 फाटक खोले गए, धंधरौल बांध के सभी 22 गेट खुले, आसपास की सड़कों पर भरा पानी। शिमला में लैंडस्लाइड की खतरनाक तस्वीर, पहाड़ से भारी भरकम मलबा गिरने से नेशनल हाईवे 5 पर ठप हुआ यातायात। लैंडस्लाइड से हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को भी भारी नुकसान।
बिहार के कैमूर में लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल। पहाड़ी से निकलने वाले तुतला भवानी वाटरफॉल में आया उफान। वन विभाग ने जारी किया वाटरफॉल के पास ना जाने का अलर्ट। 3 दिन से लापता युवक का शव मिलने के बाद शहडोल में हुआ हंगामा। नाराज लोगों ने की तोड़फोड़, कई गाड़ियों में लगाई आग। जलती हुई गाड़ियां, धधकती हुई दुकानें, हंगामा करते लोग। ये तस्वीरें शहडोल के अमलई में हुए हंगामे की है। हंगामा कर रहे लोगों में कितनी नाराजगी थी, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। शहडोल के अमलई में 21 साल का राकेश 3 दिन से लापता था। उसका शव मिला तो हंगामा शुरू हो गया। राकेश के घर वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए हाईवे पर जाम लगा दिया। हंगामा बढ़ा और लोगों ने पास की कबाड़ दुकान को भी आग लगा दिया। सड़क पर उतरे लोगों ने रास्ते से गुजर रही गाड़ियों को तोड़फोड़ की और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। राकेश के घर वालों का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद भी पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई नहीं की। हंगामे के बाद अमलई में भारी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। जम्मू कश्मीर में कल पहले फेज की वोटिंग होगी। कश्मीर पुलिस के आईजीपी एबीपी न्यूज से बोले, सुरक्षा के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पहले फेज में 24 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 24 में से 8 सीटें जम्मू डिवीजन और 16 सीट कश्मीर घाटी में हैं। सबसे ज्यादा 7 सीटें अनंतनाग और सबसे कम 2-2 सीटें शोपियां और रामबन जिले की है। पहले फेज में 219 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इनमें 9 महिलाएं और 92 निर्दलीय उम्मीदवार है। पहले फेज में 6 कश्मीरी पंडित भी उम्मीदवार है। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होगा उनमें मुफ्ती परिवार का गढ़ रही बिजबिहारा सीट भी है। यहाँ पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा पहली बार चुनाव लड़ रही है। चुनाव के लिए सख्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। ये साउथ कश्मीर के 5 जिलों में चुनाव होना है और इसके लिए जो सुरक्षा इंतजामात हैं काफ़ी तफसील से हम लोगों ने उसकी डिप्लॉयमेंट बनाई है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएस दौरे की डिटेल सामने आ गई हैं। पीएम मोदी 21 से लेकर 23 सितंबर तक यूएस के दौरे पर रहेंगे और अमेरिका दौरे के पहले ही दिन डेलावेयर में क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत के लीडर्स की ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब इंडो पैसिफिक रीजन से लेकर ताइवान स्ट्रेट्स तक और साउथ चाइना सी से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक चीन की चालबाजियां बढ़ चुकी हैं। साउथ चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच टकराव हाल के दिनों में बढ़ा है। ताइवान की सीमा में चीनी विमान लगातार घुसपैठ करते रहे हैं। वहीं इंडो पैसिफिक में फ्री नेविगेशन को लेकर ड्रैगन दुनिया को आंख दिखाता है, लेकिन अमेरिका साफ कह चुका है कि अगर चीन ने कोई गड़बड़ी की तो इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। हालांकि क्वाड समिट में चारों देश पिछले 1 साल की प्रोग्रेस और गोल्स को रिव्यू करेंगे। मीटिंग में इंडो पैसिफिक को लेकर कोई नया एजेंडा सेट होता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हालांकि क्वाड की मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे और फिर 23 सितंबर को यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया महाजंग के मुहाने पर खड़ी हुई है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक मल्टीपल वॉर जोन एक्टिव है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल बढ़ी। महाविकास आघाड़ी में कल से अगले 3 दिन तक सीट बंटवारे को लेकर मैराथन बैठक की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ महायुति के लिए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि 70 से 80% सीटों पर सहमति बन गई है। सीटों के बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी के नेताओं की कल से बैठक शुरू होगी। बैठक 18, 19 और 20 सितंबर यानी 3 दिन तक चलेगी। बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों को सीट शेयरिंग का पैमाना बनाना चाहती है। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना कम से कम 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस नेता 135 सीटों पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। 22 अगस्त को महाविकास आघाड़ी की समन्वय समिति की पहली बैठक हुई थी। तब से कई बार महाविकास आघाड़ी के नेता बैठक कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने भी सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि महायुति में 70 से 80% सीटों पर सहमति बन गई है। इस पर अब उद्धव गुट चुटकी ले रहा है। अजीत पवार को 40 से ज्यादा सीटें नहीं मिली और ये जो शिंदे है उनको भी 40+ और 10 सीटें मिल सकती है, क्योंकि 40 तो उनके बेईमान लोग हैं, उनको देना पड़ेगा उनको।
और 5-10 उनके मुंह पर फेंक देंगे। दोनों गठबंधन जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के डिमांड के कारण सीट शेयरिंग पर मामला सुलझ नहीं पा रहा है। हरियाणा में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, राहुल गांधी पर किया अटैक। कहा उमर अब्दुल्ला के साथ मिलकर समझौता करके आतंकियों को छुड़ाना चाहते हैं राहुल। लोहारू में रैली करने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी गठबंधन पर सवाल उठाए। गृह मंत्री ने कहा कि दोनों दलों का एजेंडा आतंकियों को लेकर नरम है। इनका एजेंडा क्या है? हम सारे आतंकवादियों को चुनाव के बाद छोड़ देंगे। हम टेररिज्म के लिए जो प्रतिबंधित संस्थाएं करी है उस पर से प्रतिबंध हटा लेंगे। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस अग्निवीर योजना को भी मुद्दा बना रही है। शाह ने कहा कि कांग्रेस वाले अफवाह फैला रहे हैं, कोई भी अग्निवीर बिना नौकरी के नहीं रहेगा। हुड्डा एंड कंपनी जिनका काम झूठ फैलाना है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर का बाद में क्या होगा। मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करेंगे रैलियां। सांसद कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले पर एफआईआर। हुड्डा ने कहा अभद्र टिप्पणी करने वाले कांग्रेसी नहीं। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी वाली क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई और सवाल उठने लगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद डैमेज कंट्रोल के लिए आगे आए। हुड्डा ने शैलजा को अपनी बहन बताया और कहा कि कोई कांग्रेसी ऐसा नहीं बोल सकता है। शैलजा हमारी बहन है, सम्मानित नेता है। इस किस्म की कोई कांग्रेस का आदमी ये बात नहीं कह सकता। ये तो मैनिपुलेटेड लगते हैं, क्योंकि बीजेपी का काम ये है कि आपस में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे उठाने का। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। शैलजा के बहाने बीजेपी कांग्रेस को दलित और स्त्री विरोधी बता रही है। शैलजा हमारी विरोधी हो सकती है, लेकिन एक समाज के वर्ग के नाते तो हमारी सहानुभूति इस बात की है ही है ना कि समाज में रहने वाले सब लोगों को यानी सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार है। इस सियासी घमासान के बीच कुमारी शैलजा पर अभद्र टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ नारनौल में एफआईआर दर्ज हो गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी पृथ्वी ने सोशल मीडिया पर माफी मांगने वाला वीडियो भी अपलोड किया है। शैलजा कुमारी हमारी बहन है, पार्टी के नेता है, पूरा समाज में माफी मांगूंगी। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का दलित चेहरा है। शैलजा पर अभद्र टिप्पणी वाले विवाद से कांग्रेस को दलित वोट के नुकसान की आशंका है, इसलिए कांग्रेस अब सफाई के मोड में है। लेडी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में क्या कोलकाता पुलिस कुछ छिपा रही है? पुलिस ने सीबीआई को सिर्फ 27 मिनट की ही वीडियो फुटेज क्यों दी? ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठा। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आज कोलकाता कांड की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में रखी गई, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा सीबीआई पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। सीबीआई ने जो बातें रिपोर्ट में बताई हैं वो काफी परेशान करने वाली हैं। हमें एक सप्ताह में नतीजे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें सीबीआई को समय देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टरों की तरफ से पेश एक वकील ने दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को सिर्फ 27 मिनट की फुटेज दी। ऐसा लगता है कि कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। लेडी डॉक्टर की जींस और कुछ अहम चीजों की जांच नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता पुलिस को समन भेजकर पूरी फुटेज मांगनी चाहिए। 3 जजों की बेंच ने कहा कि पीड़िता के माता पिता से भी सीबीआई की जांच टीम मिले, उन्हें जांच को लेकर जरूरी जानकारी दे और उनके सवालों की भी जांच करे। सुनवाई के दौरान जोर जोर से बोल रहे एक वकील को भी कोर्ट ने फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा ये राजनीति का मंच नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम सीएम को इस्तीफा देने के लिए कहें तो ये कोर्ट का काम नहीं है। हड़ताली जूनियर डॉक्टरों की मांग के बाद सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस महकमे में किया है बड़ा फेरबदल। कोलकाता पुलिस के कमिश्नर को भी हटाया गया। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के मामले में कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल पर गाज गिरी। हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की मांग मानते हुए ममता सरकार ने पुलिस कमिश्नर को हटा दिया। उनकी जगह मनोज कुमार वर्मा को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वर्मा इससे पहले एडीजी कानून व्यवस्था का पद संभाल रहे थे। इकोनॉमिक ऑफिस के डायरेक्टर ज्ञानवंत सिंह को भी हटा दिया गया है। उनकी जगह त्रिपुरारी अथर्व को जिम्मेदारी दी गई है। कोलकाता नॉर्थ डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता को भी हटाया गया है।
उनकी जगह अब दीपक सरकार कोलकाता नॉर्थ डिवीजन के डीसी होंगे। ममता बनर्जी ने कुल 7 अफसरों की जिम्मेदारी में फेरबदल किया है, जिनमें 6 आईपीएस हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स की सीएम ममता बनर्जी के साथ कल रात तक मीटिंग चली थी। उसी में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगे रखी, जिस पर ममता बनर्जी ने कुछ ही घंटे में अमल कर दिया। इस बीच हड़ताली जूनियर डॉक्टरों की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि हड़ताल खत्म करने को लेकर अंतिम फैसला उनकी जनरल बॉडी मीटिंग में लिया जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की शिंगणापुर ग्राम पंचायत के फरमान पर हंगामा। नए मुस्लिम वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ पारित किया था प्रस्ताव। शिंगणापुर ग्राम पंचायत के इसी प्रस्ताव पर बवाल हो रहा है। पंचायत ने अपने प्रस्ताव में कहा कि नए वोटर्स का रजिस्ट्रेशन करते समय मुस्लिम वोटर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। ग्राम पंचायत के इस प्रस्ताव पर हंगामा शुरू हो गया। सवाल उठने के बाद ग्राम पंचायत की सफाई आई। कहा कि यह प्रस्ताव बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ है। बांग्लादेशी महिला आढळून आल्या आणि त्या इथला आधार कार्ड वापरून भारतीय नागरिक म्हणून राहत होत्या। स्थानीय मुसलमानों का कहना है कि ऐसे प्रस्तावों से सौहार्द को खतरा है। हम बांग्लादेशी या रोहिंग्या का समर्थन नहीं करते। कोल्हापुरातल्या मुसलमानानं कधीही रोहिंगी मुसलमान किंवा बांग्लादेशी मुसलमानांना पाठीशी घालायचं काम केलेलं नाही। फिलहाल ग्राम पंचायत की सफाई के बाद यह विवाद थमता नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी के कई नेता ग्राम पंचायत के समर्थन में खड़े हो गए हैं। मंडी में थम नहीं रहा अवैध मस्जिद का विवाद। स्थानीय लोगों ने अब की मस्जिद के नीचे खुदाई की मांग। दावा, मस्जिद की जगह पहले था मंदिर। 13 सितंबर शुक्रवार के दिन मंडी में जेल रोड पर बनी मस्जिद को लेकर सड़क पर हंगामा हुआ था। हजारों प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। शुक्रवार को हुए प्रदर्शन के बाद मंडी में फिलहाल तो शांति है, लेकिन मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। मस्जिद को अवैध बता रहे स्थानीय लोगों ने मस्जिद की जमीन की खुदाई की मांग की है। लोगों ने मंडी के उपायुक्त से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है और खुदाई की डिमांड की। लोगों का कहना है कि यहाँ मंदिर था, जमीन पर बाद में यूपी से आए लोगों ने कब्जा कर मस्जिद बना दिया। अपेक्षित एक स्थान था गुंबदनुमा, वो हमारा एक शिवालय था। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं, खुदाई करके पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में और यहाँ पर हमारे हिंदू मंदिर के अवशेष यहाँ पर होंगे। प्रशासन ने मस्जिद के कब्जे वाली अवैध जमीन को मुक्त करा लिया है। फिलहाल अधिकारियों का फोकस लोगों को शांत रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में मारपीट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। एक अटैक रेजिडेंशियल सोसाइटी में हुआ और दूसरी मारपीट हुई डिलीवरी हाउस में। गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में कुछ बाहरी लोगों ने उत्पात मचाया। उन्होंने सोसाइटी के गेट के अंदर घुसकर वहां के निवासियों से मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। दूसरी वारदात ग्रेटर नोएडा में हुई, जहां कुछ लोगों ने डिलीवरी हाउस में घुसकर डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की। वो डिलीवरी बॉय को अंदर से घसीटते हुए बाहर पीटते पीटते लाए। इन दोनों वारदातों की सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। थाने के अंबरनाथ में सीसीटीवी में कैद हुई एक हैरत अंगेज वारदात। एक डंपर ने बाइक को रौंदा, बाल बाल बची बाइक सवार की जान। दो खाली डंपर सड़क से गुजर रहे हैं। जैसे ही दूसरा डंपर लेफ्ट टर्न लेता है, टायर के नीचे एक बाइक दिखती है। बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर जाता है। डंपर बाइक को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। हालांकि बाइक चला रहा शख्स दूर होने के कारण बच जाता है। हैरतअंगेज हादसे की ये तस्वीरें थाने के अंबरनाथ की है। यहाँ बाइक सवार शख्स रॉन्ग साइड से डंपर को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही डंपर लेफ्ट टर्न लेता है, बाइक सवार गिर जाता है और बाइक डंपर के पिछले पहिए के नीचे आ जाती है। लेकिन बाइक सवार साइड में गिर गया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। इस हादसे में बाइक सवार को मामूली चोट आई है, लेकिन इस हादसे का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई में अब गणपति के विसर्जन की धूम है। बाप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियों को प्रवाहित किया जा रहा है। मुंबई में सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की बप्पा की बड़ी मूर्तियां गिरगांव चौपाटी पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। परेल सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की ओर से बप्पा की बड़ी मूर्ति का विसर्जन किया गया। इन बड़ी मूर्तियों के आकर्षण ही अलग होते हैं। लोगों ने अगले बरस तो जल्दी आके नारों के साथ बप्पा को विदाई दी। मुंबई के जिस गिरगांव परिसर में 1928 में बाल गंगाधर तिलक ने राजा गणेश मंडल की शुरुआत की थी, वहां भी शोभा यात्रा के साथ बप्पा को विदाई दी गई।
मशहूर गणपति पंडाल लालबाग के राजा को जब विसर्जन के लिए मंडप से ले जाया गया तो कई लोग भावुक हो गए। लालबाग के राजा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मुंबई के परेल इलाके में भव्य गणेश मूर्तियों की शोभा यात्रा निकली तो पूरी सड़क बप्पा के भक्तों से अटी पड़ी थी। मुंबई के राजा जब पंडाल से निकले तो उनके स्वागत के लिए भक्तों ने जगह जगह फूलों की बरसात की। तो 24 घंटे 24 रिपोर्टरों में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर होंगे हाजिर। तब तक देश और दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ।